नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से हो चुकी है शुरू और राहुल गांधी बोले हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं आए हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने मोदी को घेरते हुए साफ साफ कहा है कि हम मन की बात को सुनाने नहीं आए हैं, हम आपकी मन के बात को सुनने आए हैं। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गोवा में बेरोजगारी को लेकर के सरकारी एजेंसियों ने भाजपा को किया बेनकाब, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ी नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बनाया गया और कर्नाटक डिप्टी सीएम ने बधाई दी और पवार बोले संयोजक की जरूरत नहीं, पार्टी प्रमुखों की बनेगी एक टीम। जी हां दोस्तों, यहां पर इंडिया गठबंधन का चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है, जिसको लेकर के लोकसभा में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव बोले इस बार सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव, इन्वेस्ट की राजनीति से ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होगा और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है जीत। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। एआईसीसी ने किया सर्वे तो मिला चौंकाने वाला रिजल्ट, जिसको सुनकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। दोस्तों आपको क्या लगता है कि धर्म की राजनीति जो मोदी सरकार कर रही है वो लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार पे उल्टा पड़ेगी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत होते जा रही है? आपको जो भी कुछ लगता है हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं तो आप कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से हुई शुरू, राहुल गांधी बोले हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर के थोवाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा रविवार शाम को लगभग 4:30 बजे करीब खोकजोम युद्ध स्मारक से शुरू हुई। यह यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें 100 लोकसभा क्षेत्र है और 337 विधानसभा क्षेत्र हैं और 110 जिले शामिल हैं। तो दोस्तों यात्रा से पहले मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी ने कहा कि कोने कोने में नफरत फैली, लाखों का नुकसान हुआ, जनहानि हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलना नहीं आए। राहुल ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम जनता के मन की बात सुनना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, भाजपा के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? राहुल गांधी ने कहा कि हमने इसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों ने अपना दुख दर्द मुझ में बांटा था। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पैदल के साथ साथ बस की यात्रा फैसला किया गया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें? किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने कहा ईस्ट से करो। मैंने साफ कहा अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से हो सकती है। मणिपुर में भाजपा की नफरत की राजनीति है और इस राजनीति में राहुल के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह जैसे कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने और साफ साफ मोदी सरकार कहते हुए कहा है कि हम जो हैं वो जनता की बात सुनने आए हैं, ना कि एक नेता की मन की बात सुनने आए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ और मजबूत होंगे और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और फिर से मोदी सरकार को इस बार हरा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा में बेरोजगारी को लेकर सरकारी एजेंसियों ने भाजपा को किया बेनकाब, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने राज्य में बेरोजगारी को लेकर के गोवा सरकार को बेनकाब किया है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और केवल वोट हासिल करने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं।
गोवा में एआईसीसी मीडिया प्रभारी हर्षद शर्मा ने कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर बार बार झूठे वादे करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यह मानने को तैयार नहीं है कि राज्य में बेरोजगारी है, और उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा जब वह समस्या को ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी से युवा परेशान है और यह संवेदनशील सरकार नौकरी पैदा करने में विफल रही है। गृह मंत्री अमित शाह पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए शर्मा ने कहा कि वह हमेशा घटनाओं के काल क्रम के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें बार बनाना चाहूंगा कि गोवा किस तरह से बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के गोवा में घिर चुकी है भाजपा सरकार, और कांग्रेस द्वारा भाजपा को कर दिया गया बेनकाब, और कांग्रेस सरकार द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि गोवा में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, और सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर सरकार ये मानती नहीं है कि बेरोजगारी है तो उसका सॉल्यूशन आखिर लाएगी कहां से। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भाजपा के राज में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये सब चरम सीमा पर है, तो आप अभी हमें कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी है। शिव कुमार ने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कर्नाटक का गौरव नहीं है, वह देश के गौरव हैं और इस समय हमारे सबसे अनुभवी नेता में से एक हैं। इंडिया की चेयरपर्सन चुने जाने पर मेरी शुभकामनाएं। उधर मीटिंग खत्म होने के बाद पुणे में शरद पवार ने कहा, पार्टी के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर के कोई विवाद नहीं है। मीटिंग में नीतीश कुमार का नया संयोजक के लिए रुझान गया था, बाद में सहमति बनेगी। पार्टी प्रमुख की एक टीम बनाई जानी चाहिए, संयोजक नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर पवार ने कहा, गठबंधन को वोट मांगने के लिए किसी एक चेहरे को पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेता कोई भी हो सकता है। यह इलेक्शन रिजल्ट घोषित होने के बाद चुना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बना दिया गया है, जिसको लेकर के भाजपाइयों में हड़कंप मचा है। और यहाँ पे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपनी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में खड़ी होगी। और जैसे जैसे जेडीयू, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितने भी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो सारे थोड़े थोड़े मजबूत होंगे। पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा, तो मोदी सरकार की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस इंडिया किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, इस बार सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव, इन्वेस्ट की राजनीति से ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को माना कि इस बार का लोकसभा चुनाव अब तक चुने चुनावों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व चुनौतीपूर्ण होगा। इस चुनाव के साथ ऐसे मुद्दे जुड़े हैं जिसका लंबे समय तक असर होना है। लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी चरम पर है। महिला और बच्चों की जिंदगी दिन प्रतिदिन असुरक्षित होती जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा प्रश्न उठा दिया और साफ साफ हमला करते हुए कहा है कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र और संविधान जो है भाजपा के राज में जो है वो खतरे में है, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी जो है वो चरम पर है, और महिला और बच्चों की तो सुरक्षा की बात करिए ही मत। भाजपा सरकार में जो है बिल्कुल चौपट हो गई है। भाजपा इस गंभीर सवालों से किनारा कर इन्वेस्ट की राजनीति से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना कि भाजपा जो है इन सब मुद्दों को हटाना चाहती है और इन्वेस्ट की राजनीति से, या कहें कि धर्म की राजनीति से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और समाजवादी विचारधारा से ही भाजपा की नफरत
भारी राजनीति का मुकाबला हो सकता है और सपा विकास और निर्माण की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको भी ऐसा लगता है कि धर्म की राजनीति से भाजपा जो है वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला और बच्चे इस देश में असुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा बात नहीं करना चाहती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा के राज में सही में लोकतंत्र जो है और संविधान जो है वो खतरे में है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। एआईसीसी ने किया सर्वे तो मिला चौंकाने वाला रिजल्ट। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अगले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक और तेलंगाना की 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी स्थानीय कांग्रेस इकाई को सूचित किए बिना पहले ही कर्नाटक के कोपल निर्वाचन क्षेत्र में सर्वे करा चुकी है और इस पर भी विचार कर रही है कि तेलंगाना में एक और सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए। कोपल कर्नाटक के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास है। एआईसीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि कोपल प्रियंका गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट माना जा रहा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी 1978 में कर्नाटक से जो है चुनाव लड़ाया गया था और राजनीतिक पूर्ण जन्म मिला था, जिसके बाद वर्तमान इस निर्वाचन क्षेत्र को अब प्रियंका गांधी के लिए सुरक्षित माना जा रहा है और यही से जो है प्रियंका गांधी को कांग्रेस सोच रही है चुनाव लड़वाने की। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सीट से ही प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए और इंदिरा गांधी की ही तरह धारते हुए प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए और प्रधानमंत्री को सीधा चुनौती मोदी को देना चाहिए और मोदी जी को हरा देना चाहिए? अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हुआ बवाल और मंच पर बैठने को लेकर के हुआ झगड़ा। भाजपा नेता ने की फायरिंग। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मंच पर बैठे भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान के पिता के बीच कहा सुनी हो गई। इसके बाद मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच झड़प होने लगी और इसी बीच फायरिंग भी कर दी गई। फायरिंग के बाद कार्यक्रम अफरा तफरी मच गई और इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। जानकारी के अनुसार कटघर थाना क्षेत्र के गांव देवपुर इमलाक में भारत विकास संकल्प यात्रा के दौरान यह घटना हुई है। इसमें 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हवाई फायरिंग भी की गई और इधर उधर कुर्सियां भी फेंकी गई। तो दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर भाजपा में खुद के 2 नेता जो है वो लड़ चुके हैं आपस में और फायरिंग तक की नौबत आ गई है। और मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा, सिया दोस्तों आपने सही सुना, विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो भाजपा की यात्रा है उसमें भारत और भाजपा इतनी विकसित हो गई है कि आपस के 2 लोग लड़ गए हैं और वहां पे बंदूक से हवा में फायरिंग कर दी गई है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सिर्फ विकसित भारत नहीं हुआ है, सिर्फ विकसित जो है वो भाजपा हो रही है और पूरे देश को बर्बाद कर रही है और लोकतंत्र खतरे में है? आपको जो भी कुछ लगता है हाँ या ना में कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया ने निकाला भाजपा की मंदिर का पॉलिटिक्स का तोड़, बिहार में फूका जाएगा बिगुल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि भाजपा की मंदिर पॉलिटिक्स का जवाब सामाजिक न्याय के वादे से देने की तैयारी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के आम चुनाव 2024 की साझा राजनीति में केंद्र में यही मुद्दा रखा गया है और यहाँ पर जो है भाजपा के खिलाफ जंग का बिगुल बिहार में फूका जाएगा, जो सोशलिस्ट राजनीति का अगुवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में भाजपा और विपक्षी दलों के बीच कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई और तीखी होती दिखाई देगी। सिर्फ 10 दिन के भीतर ही 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव पर गहर असर डाल सकता है। 14 जनवरी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय दूसरे चरण की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और वहीं 24 जनवरी को बिहार के में कर्पूरी ठाकुर का जन्म शती का समारोह शुरू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने खेल दिया है बड़ा खेल और यहाँ पर भाजपा की मंदिर पॉलिटिक्स का तोड़ निकाल लिया है इंडिया गठबंधन में, जिसको लेकर के बिहार में फूका जाएगा बिगुल।
जिसको लेकर के भाजपा की उड़ जाएगी नींद और लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? इंडिया वर्सेस एनडीए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज मुख्यमंत्री हो कल नहीं रहोगे, सीएम एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को लेकर के जिसने पाप किया, हम उस शिवसेना से बदला लेना चाहते हैं। शिवसेना कोई चोरी नहीं कर सकता, इस शिवसेना को कोई खत्म नहीं कर सकता है। यह शिवसेना तुमको खत्म किए बिना रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर ने मेरे अपील है कि वह व्यासपीठ पर आए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सिक्योरिटी लेकर आए और आकर देखें कि कैसे यहाँ हजारों की संख्या में तोप गरज रही है और एक सिर्फ सैनिक हजारों की तोप के बराबर है। एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, आज मुख्यमंत्री हो कल नहीं रहोगे, कल इसी सड़क पर आना पड़ेगा। यह मेरा चैलेंज है और डंके की चोट पर कहता हूं कि साल 2024 के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। उद्धव ठाकरे अंगार है, बाकी सब भंगार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एकनाथ शिंदे बुरी तरीके से घिर चुके हैं और संजय राउत ने कह दिया है साफ साफ, आज मुख्यमंत्री हो कल नहीं रहोगे, इसी सड़क पर आना होगा और यही जवाब जनता को देना होगा। और उद्धव ठाकरे अंगार है और बाकी सब भंगार है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि संजय राउत ने जो भी कहा वो सही कहा है और एकनाथ शिंदे जो है बुरी तरीके से फंस चुके हैं और आज वो सीएम है, लेकिन क्या कल भी वो सीएम रहेंगे? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 70 दिन में हमने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी है और दुनिया में कोई और सरकार ऐसा नहीं कर पाई। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुयायी वाली सरकार का दावा है कि उन्होंने लाखों सरकारी नौकरी पैदा कर दी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में 70 दिन में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी सरकार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कर रही है, जिसके पहले चरण में 1,20,000 और सिर्फ 70 दिन बाद दूसरे चरण में 96,000 यानी 70 दिन में हमने करीब 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी है। तेजस्वी यादव ने पटना में बोला, हमारे एक कदम ऐतिहासिक है। मुझे नहीं लगता कि भारत या दुनिया में किसी भी सरकार ने किसी भी विभाग में इस तरह लाखों नौकरियां दी होगी। यह एक विश्व रिकॉर्ड है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक दल जो है जेडीयू और आरजेडी, जिसमें बड़ी खबर आ रही है कि 70 दिन में हमने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दे दी, जो कि दुनिया में कोई और सरकार ऐसा नहीं कर पाई। और तेजस्वी ने कर दिया ऐलान कि मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो जितनी नौकरी मैंने दी है उतना भी वो उतने दिन में दे के दिखाएं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने सही में सरकारी नौकरियों की भर्ती बहुत तेजी से की है? और इसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में 40 लोकसभा सीट वाली बिहार में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 40 के 40 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन अपने पाले में कर लेगी और मोदी सरकार सिर्फ देखती रहेगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में महिलाओं के रोजगार पर लग गया ताला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं शुरू की गई थी वह अब अधर में लटकती नजर आ रही है। अधर में लटकती योजनाओं में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अहम है। इस योजना के तहत गोठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण का काम शुरू किया गया था, जो अब पूरी तरीके से ठप हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 270 में करीब 10,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बिक्री के अभाव में पड़ा हुआ है। अब इसकी बिक्री होगी भी या नहीं, इस पर संशय लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण का काम बंद होने से इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ा है और कांग्रेस कार्यकाल के दौरान वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण का काम महिला स्वयं सहायक समूह के द्वारा घटनों में किया जाता था। महिलाओं को इस योजना से अच्छी कमाई होती थी, लेकिन काम बंद होने से महिलाओं की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर भाजपा रोजगार की बात करती है, वहीं पर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद यहां पर महिलाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और यहां पर कांग्रेस द्वारा जो खाद बनाने का महिलाओं द्वारा काम शुरू किया गया था उसको भाजपा द्वारा बंद कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ में अब महिला जो है वो बेरोजगार हो गए हैं और उनको रोटी और पैसे कमाने पर प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत देश का यही सवाल है? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है और मोदी सरकार कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महंगाई वाले देश में, बेरोजगारी वाले देश में, असुरक्षित वाले देश में क्या अच्छे दिन आ गए हैं? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ही आने जा रही है और भाजपा की उड़ जाएगी नींद, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।